तुक्का लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? और जब एग्ज़ाम दिया तुमने तो तुक्का लगाया पूरे वहाँ क्वेश्चन पर? अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और एग्जाम हॉल से बाहर जब निकलते हैं तो यही कहते हैं कि हमें आ तो रहा था लेकिन मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाए। नहीं, इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं था तब कि सेल्फ स्टडी कर ले, लेकिन यार आजकल लोग सीसेट में बहुत फेल हो रहे हैं। सीसेट की कुछ ऐसी रणनीति बताएं जो लोग पास हो सके। लेकिन टेस्ट के नंबर कम आने से कई बार लोगों को दिक्कत होती है कि टेस्ट के नंबर कम आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस कम हो जा रहा है, इसीलिए फिर टेस्ट लगाने की हिम्मत नहीं बढ़ती। वहाँ पे एक ओरिएंटेशन सेशन हो रहा था एक कोचिंग में, तो वहाँ पे उसने बुलाया कि आ जाओ, तुम देख लो, मजे ले लो, टहल के चले जाओ। तो मैं लोगों से ही पूछता रहता था कि किसी को जानते हो जिसने इंटरव्यू दे रखा है? लगा के रोटी मिल गई और किसी दोस्त के यहाँ से ईद के मौके पे सेवैयाँ आई थी तो भरपेट भोजन हो गया। आजकल बहुत से लोग 12th करके कोचिंग करने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। आज हमारे साथ संवाद सीरीज में जुड़े हुए हैं रजनीश पटेल, जिनका यूपीएससी 2022 में चयन आईपीएस पद पर हुआ है। सभी जानते होंगे, परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन आज ये खाना खाने आए थे तो सोचा कहीं इनको धरपकड़ लिया जाए यहाँ पर और बढ़िया से सवाल किए जाए। आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी क्वेरीज रहती होंगी जो आप जानना चाहते होंगे, और इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा भाई, आपको आईपीएस से खुद जानने को मिलता है। अगर चलिए फिर पहले आप अच्छा परिचय दे दीजिएगा, कुछ नए बच्चे होंगे उनको भी जानने को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीश पटेल है और 2023 के इंडियन पुलिस सर्विस बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे मणिपुर कैडर एलोकेट हुआ है और अभी मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर हूँ। तो ऐसे ही आजकल खाली चल रहे थे तो भैया लोगों के पास खाना खाने आए, बढ़िया आलू मटर की सब्जी बनी थी, घी लगा के रोटी मिल गई और किसी दोस्त के यहाँ से ईद के मौके पे सेवैयाँ आई थी तो भरपेट भोजन हो गया। तो अब बैठ के बकैती करने का समय है तो कुछ बातचीत करेंगे, काम की बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी और यूपी पीसीएस मैंने 2 एग्जाम दिए हुए हैं जिसकी आप में से ज़्यादातर लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो उस संदर्भ में भी कुछ बातचीत कर लेंगे और इधर उधर की अगर बातें होंगी तो वो भी कर लेंगे। तो कहाँ से शुरू किया जाए फिर? आप चलिए शुरुआत से ही शुरू करते हैं एकदम। जब आप दिल्ली आए पहली बार तो पहला बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या था? यहाँ पर आए, बहुत सारी कोचिंग्स आपको दिखी होंगी और बहुत सारा कंटेंट दिखा होगा, तो आपने पहले सिलेक्शन कैसे किया? क्या वहाँ पर उस समय आपके पास सीनियर्स थे, उनकी मदद ली, या सीधे आपने कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले लिया? बहुत सारे बच्चे दिल्ली आते हैं और यह सवाल उनके लिए ही है जो दिल्ली में आए हुए हैं अभी या दिल्ली आना चाहते हैं। उसके बाद फिर अगले सवाल की ओर जाएंगे जो घर से रह के तैयारी कर रहे हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था उस समय, तो मेरा 3rd ईयर था, तो मतलब एक प्लानिंग तो थी कि तैयारी करनी है, मुखर्जी नगर में जाना है, सुन रखा था। मेरा दोस्त यहाँ पे एक रहता था, वो यहाँ से अप डाउन करता था मुखर्जी नगर से नेहरू प्लेस के तक। मेरा कॉलेज जो था वो नेहरू प्लेस के पास था। तो बीच में एक बार यहाँ पे एक ओरिएंटेशन सेशन हो रहा था एक कोचिंग में, तो वहाँ पे उसने बुलाया कि आ जाओ, तुम देख लो, मजे ले लो, टहल के चले जाओ। तो मैं आया, मजे लेके चले गया और उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर आया एडमिशन कराने के लिए। तो मैं लोगों से ही पूछता रहता था कि किसी को जानते हो जिसने इंटरव्यू दे रखा है? तो मतलब लगता था कि यहीं से गुजरते होंगे इंटरव्यू देने वाले, सेलेक्ट होने वाले। तो उसने कहा हाँ, एक को जानता हूँ जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा है। तो हमें लगा बढ़िया आदमी होगा यार वो कोई। तो मतलब ऐसे लगता था कि कोई बहुत बड़े नमूने होंगे या अजूबे होंगे जो इंटरव्यू वगैरह देते होंगे। तो वही भावना रहती थी शुरू शुरू में कि अभी जैसे कई बार हम लोगों को भी होता है कि जो नए बच्चे आते हैं यहाँ पे एडमिशन लेके, तो वो देख लेते हैं कि सिलेक्टेड कोई है, तो उनको लगता है कि क्या ही पूछ लें इनसे, क्या ही जान लें। तो वैसे ही भाव हमारे अंदर भी रहते थे तब। अच्छा, फिर आपने किसी संस्थान में एडमिशन लिया या सेल्फ स्टडी को ही चुना? इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं था तब कि सेल्फ स्टडी कर ले, लेकिन अब तो हम यही कहते हैं कि अगर आपके पास कोई है मार्गदर्शन करने वाला। हम लोगों को कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, समर्थन करने वाले थे, माता पिता पूरा सपोर्ट था परिवार का सबका, लेकिन हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं था। तो उस गाइडेंस के लिए सबसे अच्छा तरीका तब यही था कि कोचिंग कर लें, और मैंने भी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी उस समय। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़रूरी होता है गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। वो गाइडेंस कहीं से भी हो सकता है, वो ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है। अगर आपको अच्छी गाइडेंस और जिस पे आप ट्रस्ट करते हो वो कहीं से मिल जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग करें, क्योंकि कोचिंग का काम भी वही होता है कि गाइड करते हो आपको। तो बाकी कंटेंट वगैरह तो हर जगह अवेलेबल है मार्केट में, तो कंटेंट के लिए कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। बाकी गाइडेंस आप चाहे कोचिंग से ले लीजिए, चाहे पर्सनल ले लीजिए, कहीं से भी जुगाड़ करके ले ही लीजिए। आजकल बहुत से लोग 12th करके कोचिंग करने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
मतलब मैंने 12th से तैयारी नहीं की है तो मुझे बहुत इसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी भी जी लेनी चाहिए। हाँ, पता ग्रेजुएशन लगा। कर लेना हाँ, चाहिए। 8th से करने लगे, 9th से करने लगे, 12th से करने लगे। वही हाल है कि पहले जैसे बीटेक में भी शुरू किया था लोगों ने 10th के बाद से करना, धीरे-धीरे 6th से 5th से प्राइमरी से ही शुरू कर देते बीटेक की तैयारी। वो सब नहीं करना चाहिए। जब इस परीक्षा में कहा ही गया है कि आपसे जो एक अपेक्षा की जाती है कि आप एक ग्रेजुएट के माइंडसेट से आते हैं और वही एक्सपेक्टेशन भी होता है यूपीएससी का, तो उसी के साथ आइए आप। 1 साल मेहनत कीजिए, 1.5 साल अच्छे से रणनीति बनाइए, अपनी तैयारी कीजिए, और 1 डेढ़ साल में भी लोगों ने निकाला हुआ है और 21 से पहले आप अपीयर नहीं कर सके एग्जाम, इस एग्जाम में, तो वही एक्सपेक्टेशन यूपीएससी की ये भी होती है कि जो तैयारी करने वाला है वो 20-21 साल का कम से कम होना चाहिए। तो आइडियली तो मेरे ख्याल से कि 12th के बाद तैयारी करना बहुत, हाँ, आप एक माइंडसेट बना सकते हो। आप अपने जो बेसिक्स हैं, जैसे एनसीईआरटीज़ हैं, जो एक्सपेक्टेड होती है कि 12th तक आप कवर सकते हो। अगर आपका ये माइंडसेट है कि मुझे यूपीएससी में आना है, तो आप ग्रेजुएशन में ये कर सकते हो कि आप अपने बेसिक्स जो हैं उसको मजबूत कर सकते हो। थोड़ी बहुत न्यूज़पेपर की आदत पढ़ने की डाल सकते हो। बाकी तैयारी पूरी तरह से कोचिंग करने लगना, ग्रेजुएशन को छोड़ देना, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं आजकल, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे आप तो यूपीएससी निकाले हैं, और हम लोगों के साथ जो अधिकतर लोग हैं वो यूपी पीसीएस के जुड़े हुए हैं। तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस को कैसे बैलेंस करें, इस पे कुछ आप। मतलब पहले मुश्किल रहता होगा, लेकिन अब तो बहुत सिमिलर हो गया है दोनों का सिलेबस, खास तौर से जो मेंस का है। और उसमें 4 पेपर जो जीएस के हैं वो लगभग लगभग एक ही तरह के हो गए। 2 पेपर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो जीएस 5 होता है और जीएस 6 होता है, 5th पेपर और 6th पेपर उसका होता है। ऑप्शनल खत्म हो गया है। तो बाकी निबंध आपको वही शैली अपनानी होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। निबंध की संख्या यहाँ ज़्यादा लिखनी पड़ती है आपको। हिंदी के एक पेपर की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन यूपीएससी में भी वो कंपलसरी भले होता है, वहाँ पे क्वालिफाइंग होता है, तो वो चीज़ आपको तब भी पढ़नी पड़ती है। तो सिलेबस 70% मैं कहूँगा लगभग सेम सेम है। बाकी थोड़ी सी रणनीति बदलनी पड़ती है, जैसे कि प्रीलिम्स की बात करूँ तो यूपी पीसीएस के लिए आप 1-2 महीने दे सकते हो। अगर आपके पास, जैसे मैं जब देता था तो 15 दिन बाद पीसीएस का पेपर होता था यूपीएससी के, मैं वही 15 दिन रखता था प्री के लिए। खास तौर से जो यूपी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं प्री में, और करंट अफेयर जो आती है, उन 15 दिनों में जैसे घटना सार आती थी और एक आई दृष्टि आती थी, मैं 15 दिन में दोनों नहीं निपटा सकता था। तो 15 दिन में कोई एक उठा लेता था, आंख बंद करके दोनों में से वो पढ़ने की कोशिश करता था, और यूपी के जो क्वेश्चंस होते थे वो उन दोनों को करके, बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह कभी देख वेख रखे हैं तो उनको मिला जुला के पीटी किसी तरह से निकल जाए ये कोशिश करता था। अच्छा, और प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, तो प्रीलिम्स जब आपका रहता था 2 महीने बचे हुए होते थे, अभी भी 2 महीने मानकर चलिए बचे हुए हैं, तो टेस्ट सीरीज़ का कितना रोल रहता था? कब से आप टेस्ट सीरीज़ लगाते थे? क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब दुविधा में रहते हैं कि 1 महीने पहले लगाई जाए या 3 महीने पहले स्टार्ट की जाए, तो उसको लेकर के हाँ, तो अपनी स्ट्रेटजी बताइए कि आपने किस तरीके से उसे फॉलो किया? जब तक मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला हुआ था तो मेरी यही कोशिश होती थी कि दिसंबर के बाद, अगर मई में एग्जाम है तो दिसंबर के बाद से 5 महीने होते हैं, उस 5 महीने में ऐसी रणनीति बनाता था कि 3 बार रिवीजन हो जाए और 3 राउंड टेस्ट लगा लूँ, मतलब एक सब्जेक्ट के 3-3 टेस्ट। हाँ, तो इस मिला जुला के उसके बाद कुछ फुल टेस्ट लगा लेना था, और मेरी कोशिश होती थी कम से कम 4000 सवाल लगा के वहाँ पे एग्जाम हॉल में जाना है, ताकि जो हमारी कैजुअल मिस्टेक्स हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि ध्यान से नहीं पढ़ा, कहीं पे नहीं लिखा हुआ वो ध्यान से नहीं ध्यान दिया, सेंटेंस के बीच में कई वर्ड्स होते हैं उसको ध्यान से पढ़ने की हमारी आदत नहीं होती है, तेजी से ऐसे गो थ्रू करने की आदत होती है। तो वो सब जो गलतियाँ होती हैं जिससे हमारे कट ऑफ से हम 2-4 सवाल से रह जाते हैं, वो चीज़ें हमारी सुधर जाती है टेस्ट सीरीज से। तो वो काम मैं करता था दिसंबर के बाद से, और अगर 2 महीने बचे हुए जो 60-65 दिन अगर बचे होते तो वही मेरी कोशिश होती थी 2 बार रिवीजन कर लूँ और साथ ही साथ टेस्ट लगा लूँ, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। लेकिन टेस्ट के नंबर कम आने से कई बार लोगों को दिक्कत होती है कि टेस्ट के नंबर कम आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस कम हो जा रहा है, तो इसीलिए फिर टेस्ट लगाने की हिम्मत नहीं बढ़ती। उस पर बहुत फोकस नहीं करना चाहिए नंबर पे। कोशिश ये होनी चाहिए कि टेस्ट आप लगाइए और ये देखिए कि कितना आपका पढ़ा हुआ गलत हो रहा है, और पढ़ा हुआ गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। दूसरा काम जो करना जरूरी है वो ये कि टेस्ट लगाने के बाद उसको रिवाइज कर लीजिए। कई लोग टेस्ट लगाया उठा के फेंक दिया, तो वो काम नहीं करना चाहिए। आप उसको एक बार कम से कम पढ़ लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए जहाँ पे आप गलती हुई है, कभी अगर मौका मिला मान लो यदा कदा तो उसको देख लेना चाहिए बस। यार आजकल लोग सीसेट में बहुत फेल हो रहे हैं, सीसेट की कुछ ऐसी रणनीति बताएं जो लोग पास हो सके, इसके बारे में आप चर्चा करें। मैं मतलब सीसेट में तो कभी नहीं फेल हुआ हूँ अभी तक, और सीसेट की मैंने बहुत पढ़ाई भी नहीं करी है, लेकिन उसका एक कारण ये रहा है कि मैं मैथ्स ऑनर्स मैंने पढ़ाई कर रखी है, और इसीलिए मैं बहुत अच्छी रणनीति तो नहीं बता पाता हूँ सीसेट, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई की नहीं है। लेकिन जो मेरे और दोस्त रहे हैं और जो मेरी अपनी रणनीति रही है, खाली मैथ्स के आधार पर नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि 27-28 सवाल आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, वो कोई भी यूपीएससी की तैयारी करने वाला अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे दे तो उसको 20-22 सवाल उसके सही कर सकता है।
तो 20 से 22 सवाल आप उसको सही कर लीजिए 27-28 में से। और आप कुछ ट्रेंड्स देख सकते हो, 2-3 साल में मैथ्स के कुछ टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक जिन पे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी आप कोई कोचिंग कर लीजिए किसी टीचर से, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, उस पर कमांड करने की कोशिश कीजिए किसी तरह से, क्योंकि आप पूरी तरह से अब मैथ से भाग करके सीसेट क्लियर करना लगभग असंभव जैसी चीज़ हो गई है। तो उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसपे आप कमांड कर लो। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी ऐसे कर लिए तो 22 क्वेश्चन वहाँ से, 10 क्वेश्चन वहाँ से, मतलब 27 क्वेश्चन अगर आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करोगे, 15 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करोगे, लगभग 42 क्वेश्चन हो गए। 8-10 क्वेश्चन आप ऐसे तैयार कर सकते हो रीजनिंग के। और मेरा मानना है कि अगर आप 45 से 50 तक पहुंच रहे हो अटेम्प्ट करके ईमानदारी से, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेज है सीसेट क्लियर होने के। तो अच्छी रणनीति से और थोड़ा मेहनत से उस पर फोकस करके तैयारी करने से सीसेट निकल सकता है। गलती अभी तक लोगों से क्या हो जाती थी कि जीएस पे ज़्यादा फोकस होने के चक्कर में और सीसेट को कैजुअली लेने के चक्कर में 1-2 महीने में लास्ट में लोग तैयारी शुरू करते थे और प्रेशर में आके फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, कॉन्फिडेंस होता नहीं था और एग्जाम हॉल में वो दिक्कत हो जाती इस थी। बार अच्छे धुरंधर हाँ, सीसेट में मतलब खत्म वो हो हर गई। साल धुरंधर फेल हो रहे हैं और हर साल धुरंधरों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। तो देखो ऐसा भी है कि हम लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा 1, 2 या 3 अटेम्प्ट वाले लोग हैं जिनका 3 अटेम्प्ट तक शायद प्री भी नहीं निकला। तो प्री के बाद वो एकदम से मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब नहीं होगा, दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो उनको फिर क्या करना चाहिए थोड़ा सा? मतलब मेरा मानना है ना, अपने आप से ईमानदार होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए अपने आप को कि आपका क्यों नहीं निकल रहा है 3 अटेम्प्ट में। अगर 3 अटेम्प्ट आपने सीरियसली नहीं दिया है तो फिर आप 1-2 अटेम्प्ट सीरियस होकर दीजिए, 100% उस पर दीजिए अपना समय। मतलब टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि 2 अटेम्प्ट आप ईमानदारी से दीजिए और लगे आप आपकी तरफ से कोई कसर ना रह जाए उसमें। उसके बाद भी अगर 2 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं होता है तो हाँ, पीसीएस का सीसेट में बताता हूँ मैं। लेकिन अगर 2 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं होता है आपका तो आप अच्छा, फिर उधर से सवाल किसी दूसरी तरफ देख सकते हो। लेकिन 2 अटेम्प्ट आपको सीरियसली देना चाहिए। उसके बाद नहीं होता तो कोई बहुत सारे और तरीके हैं और भी फील्ड्स हैं, उसकी तरफ भी देखना चाहिए। मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, लगातार तब लगे रह सकते हो जब आपका मेंस निकल रहा हो, इंटरव्यू निकल रहा हो, नज़दीक से चूक रहे हो, तब आप 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट तक जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रही है, थोड़ा बहुत आप इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन प्री ही नहीं निकल रहा अगर कई अटेम्प्ट में, तब आपको और रास्ते देख सकते हो, जिसमें पीसीएस हो सकता है, लोअर पीसीएस हो सकता है, समीक्षा अधिकारी हो सकता है, टीचिंग लाइन में आप जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। तो वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो लोग करते भी हैं। और यूपी पीसीएस सीसेट की बात जहाँ तक की जाए, मुझे लगता है कि उसमें तो और आसानी से क्लियर किया जा सकता है। उसमें जो लोग फेल होते हैं वही बात है कि थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देने के चलते हुए ऐसा होता है। उसमें हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं 20 के आसपास। तो आप हिंदी पे कमांड कर सकते हो, कोई एक किताब उठा के पीएन पांडे से लेकर के जो भी आती है मार्केट में, आरओ वगैरह के लिए आप पढ़ते ही होंगे, तो उसको कर लीजिए। उसके अलावा आप जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं वो कॉमन सेंस से सॉल्व किए जा सकते हैं। मैंने कभी मतलब ज़िंदगी में कम्युनिकेशन के लिए 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं करी और इसकी 1 घंटा भी नहीं और हाँ, घंटा घंटा भी पढ़ाई नहीं करी, 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं करी। तो वही जो भी समझ लीजिए उसको। तो कम्युनिकेशन के लिए आप वहाँ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो आपको लगेगा कि कॉमन सेंस से उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। और उसके अलावा उसमें जो वो आती है रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो भी इजी आते हैं कंपैरेटिवली। मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड टाइप के होते हैं उनका पैटर्न, और बहुत टफ नहीं होते यूपीएससी की तुलना में। वहाँ तो मुझे लगता है कि अगर 4, 6, 7, 8 पेपर आप ठीक से सॉल्व करके चले जाओगे प्रीवियस ईयर के, तब भी सीसेट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सवाल खत्म हो गए? अरे अभी कहाँ खत्म हो जाएंगे, तो पूरी अभी तो रात बहुत सारे बताओ तो पूरी रात बिठा के कर ले इंटरव्यू। अच्छा, बात ये है कि जैसे टॉपर्स का लोग अक्सर सोचते हैं कि 18-18 घंटे पढ़ते होंगे, 20-20 घंटे पढ़ते होंगे, केवल 4 घंटे ही सोते हैं। ऐसा कुछ रहा क्या? मतलब उस समय स्वास्थ्य ठीक रहा कि नहीं? मतलब मेरे से ना, जब मैं पहली बार इंटरव्यू दिया था तो यूपीएससी के बाहर किसी यूट्यूबर ने पूछा था कितने घंटे पढ़ते हो, तो मैंने कहा 4-5 घंटा पढ़ता हूँ। तो लोगों ने कहा था झूठ बोलते हो, लेकिन सच बताऊं तो मतलब निचोड़ के 4-5 घंटा ही बचता है। अगर बैठे भी 10 घंटे हो, अगर सीटिंग 10 घंटे हाँ, की रहती है। तो उसमें पढ़ाई का ये होता है कि 4-5 घंटा पढ़ते हैं, बीच में यूट्यूब पे रील देख लिए, इंस्टा चला लिए, ट्विटर चला लिए, तो ये सब भी निकल जाता है। और अगर मिला जुला के मेरा मानना ये है कि अपने हिसाब से जिससे मैं सेटिस्फाई होता हूँ, 5 घंटे अगर रोज पढ़ ले रहा हूँ तो उससे काम हो जाता है। हो सकता है इतने ही समय लग गया मुझे, ज़्यादा कम पढ़ता रहा हूँ। जो लोग 15 घंटे पढ़ते हैं उनका जल्दी निकल जाता हो, समय लेकिन लग जाए लेकिन सफलता मिल हाँ, जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब मेरी क्षमता तो नहीं है 15 घंटे बैठ के पढ़ने की। मैं 5-6 घंटा ही बैठ के पढ़ पाता हूँ। अच्छा, अच्छा ये बताइए आप कि जैसे मेंस आपने पहली बार इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, फिर आपने इंटरव्यू दिया दोबारा, आईपीएस हुआ, तीसरी बार फिर आपने इंटरव्यू दिया हुआ है और उम्मीद करते हैं इस बार आप आईएएस बनेंगे। तो यहाँ तक इसका अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो मेंस पर कमांड आपकी बहुत बेहतरीन हो चुकी है।
क्योंकि लगातार आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जो बच्चे मेंस में फेल हो रहे हैं, ठीक है, मैं भी फेल हुआ हूँ तो कुछ उसमें से ऐसा ब्रह्म ज्ञान थोड़ा सा दो कि मेंस को लेकर के क्या है, ऐसी स्ट्रेटजी बना रखी है तुमने, या क्या नोट्स ऐसे बना रखे हैं, क्या प्लानिंग रहती है कि मेंस नहीं रुकता है? मतलब मेंस को लेके मैं हमेशा से प्री से ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, प्री क्या इंटरव्यू से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ। उसका दो तीन कारण ये है कि एक तो मेरी राइटिंग अच्छी थी, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मेंस में, मेरा ये मानना है और मेरा अनुभव रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी भाषा शैली अच्छी थी। मेंस के लिए आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो भाषा पे अगर आपकी कमांड अच्छी है तो उसका भी फ़ायदा होता है। तीसरा जो फ़ायदा मुझे हुआ है वो ये कि शुरू से ही, मतलब जब से मैंने मेंस के टेस्ट वगैरह लिखने शुरू किए थे, तो टाइमिंग को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी मुझे। क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता, तो उसके कंटेंट में कमी रह सकती है, लेकिन ये तीन चीज़ मेरे जो स्ट्रॉन्ग एरिया थे। और जब उसके अलावा आपको करना क्या होता है, आप कंटेंट मजबूत करने जाइए, अगर ये आपकी तीन चीज़ें अच्छी हैं तो आप प्रेजेंटेशन वगैरह सब चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। तो मेरा मानना है कि ये तीन चीज़ें मेरी जो थी वो स्ट्रॉन्ग एरिया थी, इसी के चलते मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे कभी नहीं आई। बहुत से बच्चे इस भ्रम का शिकार हो रहते हैं कि यूपी पीसीएस पास करने के लिए घटना चक्र जरूरी है। क्या आपको लगता है कि घटना चक्र को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? प्री और मेंस दोनों किस तरह मतलब बता रहे हैं? मैं प्री तो बिना एक बार दो बार दिया था मैंने प्री, और कभी मैंने घटना चक्र पढ़ा नहीं। एक बार निकल गया था, एक बार मैं फेल हो गया था। तो मतलब हाँ, माना जाए कि नहीं माना जाए? लेकिन मेरे मुझे लगता है कि घटना चक्र पढ़ लेना चाहिए। घटना चक्र मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 8-10 साल के सॉल्व कर लीजिए, चाहे घटना चक्र से कर लीजिए, चाहे कहीं से कर लीजिए, क्योंकि पीसीएस में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, 25-30% कभी कभी आ जाते हैं। तो वो रिपीटेड क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कई रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप वो पेपर में अगर नहीं देखे होगे तो बहुत टफ लगते हैं। खास तौर से हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन हो गए, साइंस के क्वेश्चन हो गए, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो 10 साल के आप क्वेश्चंस देख लीजिए, चाहे जहाँ से देख लीजिए, चाहे घटना चक्र से देख लीजिए, चाहे जहाँ से देख लीजिए, उस संदर्भ में घटना चक्र का महत्व होता है। और घटना चक्र पढ़ने से एक फायदा ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, टेस्ट वगैरह में बहुत सारे नंबर आने लगते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं। तो फायदा तो होता ही है, अगर आपके पास समय है तो उसको पढ़ना जरूर चाहिए। जैसे यूपीएससी या यूपी पीसीएस के लिए प्री पास करने के लिए लगभग में कितने टेस्ट देने चाहिए? मतलब यूपीएससी के लिए मैंने बताया था, हाँ, कि 4000 सवाल सॉल्व करने चाहिए। पीसीएस के लिए मैं बहुत टेस्ट नहीं दे पाता था, जैसे कि मैंने बताया कि 15 दिन में ही तैयारी करता था, उसी में 2-4 टेस्ट ला के ध्येय और दृष्टि वगैरह के दे लेता था। तो विज्ञप्ति वाले भी पेपर बनाते ही रहते हैं, तो आप डेली प्रैक्टिस भी कर लीजिए। वाह, प्रमोशन भी। हाँ, प्रमोशन भी कर देता हूँ। खाना खाया है तो कुछ प्रमोशन कर ले। तो हाँ, तो इनके भी टेस्ट वगैरह लगा सकते हो। मतलब आप प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब फुल टेस्ट देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप 10 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल जब भी मौका मिले, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको भी पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वो टॉपिक जब उससे रिलेटेड पढ़ रहे होगे तो आपको एक तरह से कहीं ना कहीं मतलब अब वो होने लगता है कि इस तरह से इस लाइन पे मुझे फोकस करना है, इस वर्ड पे फोकस करना है, तो वो चीज़ें आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगती हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वो कैसे भी करिए आप, अपने अपने तरीके से हो सकता है। जैसे यूपी पीसीएस या यूपीएससी में ऐसे का योगदान ठीक ठाक रहता है, तो आपने ऐसे की तैयारी कैसे की, ये आप बताएं थोड़ा। एसए में मेरे नंबर भी ठीक ठाक आते हैं, तो एसए में ये मतलब हाँ, नहीं पीसीएस में नहीं आए थे। यूपीएससी में अच्छे नंबर आते पीसीएस हैं। का मानक निर्धारित नहीं है हाँ, ना कि पीसीएस कैसे के नंबर मानक का मिलते मुझे ये लगा कि पीसीएस में आपका जो एसए होना चाहिए वो थोड़ा फैक्चुअल होना चाहिए। आपको उसमें डेटा रिपोर्ट ये सब का जिक्र करना चाहिए, और जो मैं एसए लिखता हूँ वो थोड़ा साहित्यिक टाइप का होता है, जिसमें फ्लो ज़्यादा होता है। और वही मैंने बताया ना कि मेरी भाषाई दक्षता अच्छी है, तो मैं फ्लो में और एब्स्ट्रैक्ट एसए लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आजकल पूछा जा रहा है यूपीएससी में, फिलोसॉफिकल टाइप का, अमूर्त जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मूर्तता पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि वो स्टैंडर्ड उन लोगों ने रखा है कि जितने ज़्यादा डेटा आप डालोगे, रिपोर्ट का जिक्र करोगे, हाईलाइट ज़्यादा करोगे, एग्जाम्पल्स ज़्यादा रखोगे, वहाँ नंबर ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो छोटे एस्से भी लिखने होते हैं। यूपीएससी का थोड़ा स्टैंडर्ड अलग है, जिस प्रकार से उन्होंने 2-3 साल में एस्से के क्वेश्चन चेंज किए हैं, वो लोग एब्स्ट्रैक्ट एस्से की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। वो लोग ये चेक कर रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा अपने मतलब आप सोचने का विस्तार कितना दे सकते हो, तो उस दोनों का पैरामीटर थोड़ा थोड़ा अलग हो गया है। लेकिन दोनों में जो कॉमन चीज़ें आपको रखनी होगी वो एक कि आपको भाषाई दक्षता अच्छी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि आप फ्लो मेंटेन करने की कोशिश करिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी भूमिका और निष्कर्ष प्रभावी होनी चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपका पूरा ऐसे पढ़े ही ना, और पूरा ऐसे अगर वो कोई एक फ्लो में पढ़ गया तो आपको अच्छे नंबर मिलने जरूरी है। तो फ्लो बहुत जरूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि भूमिका बहुत प्रभावी होनी चाहिए। इसके लिए जो मैं एक काम करता था हमेशा से कि भूमिका पीछे रफ पे लिख लेता था। ये चीज़ मैंने विकास सर से सीखी थी, उनकी क्लासेस मैंने करी थी। तो उन्होंने बताया कि आपको अगर भूमिका अच्छी लिखनी है, प्रवाह अच्छा रखना है और उसमें कोई गलती ना हो जाए,
लिखने के बाद आपको एहसास ना हो कि लाओ एक लाइन काट लेते हैं, एक लाइन जोड़ लेते हैं, तो आप रफ पे थोड़ा समय बचा करके भूमिका अपना एडिट कर लीजिए और उस भूमिका को लिखिए, तो इससे प्रभावी भूमिका लिखी जा सकती है। और भूमिका को अगर शुरू करने का आपको तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 तरीके होते हैं, जो आप किसी विकास सर की जो बुक आती है उसमें लिखे हुए हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं जो फॉलो करता था आइडियली कि मैं कोटेशन वगैरह से ऐसे की शुरुआत जो सटीक कोटेशन उससे मिलता जुलता हो उससे शुरू करने की कोशिश करता है, क्योंकि कोटेशन यूज करते ही, कविता यूज करते ही आपका मतलब इम्पैक्ट बढ़ जाता है, और खासतौर से अगर सटीक कोटेशन आपने यूज कर दिया। तो मेरी कोशिश होती थी कि पहले मैं कोटेशन या कविता मिल जाए, अगर नहीं मिलती फिर उदाहरण, कहानी, दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो कई मित्रों का सवाल ये है कि एग्ज़ाम हॉल में जाते ही घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, तो उस पसीने को कैसे सुखाया जाए? घबराहट तो एंजाइटी तो हल्का फुल्का सब एंजाइटी तो हल्का फुल्का सबको होती है, बट यही कर सकते हैं कि जो लोग मतलब थोड़ा आध्यात्मिक टाइप के मंदिर वंदिर चले जाएं, भगवान भरोसा रखें। हाँ, और कुछ लोग होते हैं जैसे कि ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देते हो, भले आपको लगता हो कि झूठा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, लेकिन बतिया लेना चाहिए उन लोगों से। मतलब आपके घर परिवार वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकते हैं, जो भी रिश्तेदार हो सकते हैं, जो भी हो आपका नज़दीकी, तो उससे बातचीत कर लेनी चाहिए। तो इससे मतलब मोटिवेशन बना रहता है, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और एक चीज़ और करनी चाहिए कि जो जहाँ ज़्यादा बकैती हो रही है सेंटर के आसपास, चर्चा हो रही है मतलब एकदम विद्वता टाइप की, वहाँ पे विद्वानों से दूर रहना चाहिए। मैं कोशिश करता था मतलब कि एग्जाम के पहले भी एग्जाम के बाद भी थोड़ा विद्वानों से दूर रहूं, क्योंकि उससे मतलब डर लगने लगता है कि पता नहीं कितना पढ़ के आए हैं, पता नहीं क्या करके आए हैं, तो वो चीज़ से मैं बचता था, ताकि अपना बचा रहूं। कोई कोने में जाके एग्जाम हॉल में पेड़ वेड़ के नीचे बैठ जाना चाहिए और आराम से शांत रह के। हाँ, जैसे बहुत से लोग जैसे छोटे छोटे गांव से आते हैं शहरों में, जैसे गांव से आते हैं लोग शहरों की ओर पढ़ने के लिए, तो कुछ दिन तो पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से, फिर वो कुछ ना कुछ भटकाव का शिकार हो जाते हैं। ये इस भटकाव से वो कैसे बचे, इसके बारे में कुछ बताएं। जितना ही दूर माइक रहेगा उतना ही दूर हाँ। सिलेक्शन रहेगा। मतलब भटकाव का मतलब ये है कि देखिए क्या है ना कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उनके भावनात्मक ये होता है, बिलगाव हो जाता है उनको, तो उसमें उनको चाहिए इमोशनल सपोर्ट। अगर इमोशनल सपोर्ट वो मम्मी से मिल सकता है, पापा से मिल सकता है, दोस्तों से मिल सकता है, गुरुजनों से मिल सकता है, किसी से मिल सकता है, तो इमोशनल सपोर्ट बनाए रखना चाहिए अपना, चाहे वो किसी से हो। घर पे बात कर सकते हैं कुछ टाइम पे। अगर भटकाव हो रहा है तो मतलब घर वर जाते रहना चाहिए टाइम टाइम पे, एकदम से प्रवासी नहीं हो जाना चाहिए। और चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहना चाहिए, जैसे फेस्टिवल्स आ गए उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। मतलब ये तपस्वी बन के कुछ लोग आ जाते हैं, उनके भटकाव ज़्यादा होता है। तो तपस्या करने से अच्छा है कि तैयारी करिए एक रेगुलर, जैसे और सारे लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं उसी तरह तैयारी करना चाहिए, हल्के फुल्के माहौल में, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। और भटकाव मुझे लगता है कि अगर सेल्फ डिसिप्लिन है और सेल्फ मोटिवेशन है तो भटकाव नहीं होगा। और थोपा हुआ मोटिव मतलब आपके ऊपर किसी ने बोल दिया जाओ आईएएस बन के आओ, तो भटकाव होना ही है। तो सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखें और लोगों से जुड़े रहें, और क्वालिटी टाइम अपने लिए भी निकालते रहे पढ़ाई के अलावा, यही तरीका है। अच्छा, और एक सवाल है, क्योंकि मेंस में तो देखो तुक्का जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, अब प्रीलिम्स में तुक्के जैसी चीज़ें होती है कि तुक्का लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और जब एग्ज़ाम दिया तुमने तो तुक्का लगाया वहाँ पर, उसका प्रयोग कितना किया और कैसे करना चाहिए? एक होता है ना लॉजिकल तुक्का, उसकी बात अक्सर होती है, क्या होता है ये लॉजिकल तुक्का? मतलब लॉजिकल तुक्का का मतलब यही है कि मैं अटेम्प्ट करता हूँ 90+ क्वेश्चंस। अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि 90+ क्वेश्चन मुझे आते थे, तो तुक्का मतलब ये है कि 90-95 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने कहीं सुने होते हैं, कुछ उसमें शब्द जाने होते हैं या उससे रिलेटेड कहीं पढ़ा होता है। ये हो सकता है कि उसमें हम क्वेश्चन हमें आ ना रहा हो, कुछ सुन रखा होता है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो साइंस वगैरह के, कई बार लगता है कि कॉमन सेंस से कुछ बातें हम समझ लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं 80-90 के आसपास, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे कई क्वेश्चन होते हैं कि आप कॉमन सेंस लगा के अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि एक ऑप्शन आप देख सकते हो कि ये तो पक्का लग रहा है गलत होगा, तो वहाँ आप एलिमिनेट कर सकते हो। कई बार आप एक मतलब आपके कई बार दिल करता है कि नहीं ये तो ऐसा होना चाहिए, हो सकता है आपने 2-3 साल पहले कहीं पढ़ा हो, अचानक से आपको बार बार लग रहा हो कि नहीं इस पे क्लिक करना चाहिए, तो वो भी कर देना चाहिए, क्योंकि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा रखोगे। और टेस्ट सीरीज की जो मैं बात कर रहा था उससे ये फायदा होता है कि आप अपनी एक्यूरेसी देख लीजिए। जैसे मेरी एक्यूरेसी 70% के आसपास थी टेस्ट सीरीज में, तो मुझे पता था अगर मैं 90 सवाल सही करूँ अटेम्प्ट करूंगा तो 70% मतलब 60-65 सवाल मेरे सही होंगे, तो तभी जाके मैं पास होऊंगा। तो वो आप अपनी एक्यूरेसी टेस्ट सीरीज में चेक कर लीजिए। अगर आपकी एक्यूरेसी 80-85% है तो आप सवाल कम अटेम्प्ट करिए, अगर 65-70% हो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसमें तरीका ये है कि आप एलिमिनेट कैसे करते हो। और अब जो पैटर्न पिछली बार से यूपीएससी ने अपना लिया, उसमें कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे 60-70 सवाल भी आ रहे हैं। तो तुक्का नहीं, मतलब उस तुक्का शब्द अलग हो गया, लेकिन
आपको गेस करना पड़ेगा और वो रैशनल गेस होना चाहिए। अच्छा, और एक है रिवीजन को लेकर के कि रिवीजन कितनी बार करना चाहिए और कितना रोल रहता है रिवीजन का, चाहे वो प्रीलिम्स के स्तर पर हो और मेंस में भी। जैसे हमारे कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनका रिवीजन हम करते रहते हैं, तो कब तक रिवीजन हमें करते रहना चाहिए? एग्जाम के लास्ट टाइम तक मेंस में करना चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए वही प्रीलिम्स में? कि रिवीजन का कितना रोल है दोनों में, अलग अलग करके आप बताओ भाई, कैसे किया आपने रिवीजन? मतलब प्रीलिम्स के लेवल पे मुझे मेरा मानना ये है कि तब तक आप रिवीजन करते रहिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहता है प्रीलिम्स के लेवल पर। मेंस के लेवल पर चीज़ें आपको प्रश्न के रूप में पूछ ली जाती हैं, उसके बाद आपको ही सब कुछ उसमें उड़े लेना है। तो आपके पास ठीक ठाक कंटेंट होना चाहिए, ठीक ठाक डेटा होना चाहिए, बिंदु आपके होने चाहिए, और जितने ज़्यादा आप बिंदु उसमें डालेंगे खासतौर से जीएस वगैरह के पेपर में, तो ये सारी चीज़ें तभी आपको याद रहेंगी जब आपने रिसेंटली उसको रिवाइज कर रखा होगा। इसीलिए मेंस में जो होता है वो शॉर्ट नोट्स का महत्व बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपके पास ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसको आप कम से कम, मेरा ये अप्रोच रहती है कि एक पेपर के लिए मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 100 पेज में नोट्स होने चाहिए। और 100 पेज का मतलब है कि 5-6 घंटे में उसको रिवाइज कर लूँ। इस तरह से चारों पेज के मेरे नोट्स होने, मतलब चारों पेपर के होने चाहिए जी, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यही अप्रोच मेरी होती है। ऑप्शनल के लिए 5 दिन का समय मिल जाता है तो ठीक ठाक समय मिला। जीएस के लिए आपके पास 5-6 घंटे 8 घंटे में रिवाइज करने वाले नोट्स आपके पास होने चाहिए। और वो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि उसमें जो आपने लिख रखा है वो आप वहाँ लिख के आने वाले हो उस टॉपिक से रिलेटेड। इस तरह से आपको नोट्स को तैयार करना चाहिए। जैसे कि आपका मान लीजिए गरीबी की बात है, तो गरीबी से रिलेटेड आपके पास डेटा होना चाहिए। वहाँ पे कोई रिपोर्ट आई हो गरीबी से, जैसे कि गरीबी के क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आप वहाँ लिख के आओगे। इस तरह के आपको नोट्स बनाने चाहिए जिसमें से ज़्यादा चाहिए आप लिख के आने वाले ही हो। वो पेपर अप्रोच। 5 के नोट्स तो देखे होंगे ना हम लोग जो करा रहे हैं, हाँ हाँ तो वो नोट्स सफिशिएंट है? जैसे हम लोग शॉर्ट नोट्स के रूप में जो दे रहे हैं, एक कंटेंट जो होता है कि एक एक पेज में एक टॉपिक को कोशिश की जा रही है कि नोट्स दे दिए जाएं हाँ। और उस नोट्स को वो लोग प्रयोग कर सके जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो साथी हैं। तो इस तरह के नोट्स की बात कर रहे हो आप? हाँ, मतलब मैं इससे प्रचार वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने देखा वो नोट्स बहुत अच्छे थे और उसमें काफ़ी मेहनत की गई थी। और पेपर 5 पेपर 6 की उसके लिए आप उसको इनिशियली यूज कर सकते हो। वो जब आपको लगे कि उस पे आपने कमांड कर लिया है, आपको वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, तो आप उसमें करंट अफेयर जोड़ सकते हो। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हर ईयर बुक की तरह उन्होंने भी अपने पब्लिकेशन निकाले हैं, उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के डेटा सब कुछ इकट्ठे एक बुक में मैंने देखा था वो दे दी जाती है। लखनऊ के किसी पब्लिकेशन से वो छप के आती है, तो उसको आप वैल्यू एडिशन के रूप में देख सकते हो। और भी पब्लिकेशन से, मतलब आप इनिशियली एक को आधार बना लीजिए, वो विज्ञप्ति को आधार बना लीजिए, वो आपका बेस तैयार कर देगा। उसके ऊपर आप जितना वैल्यू एडिशन करते जाइए वो करते जाइए। तो अभी इसलिए पूछ लिया क्योंकि अभी खाना भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि न्यूज़पेपर रोज पढ़ना चाहिए या मंथली मैगजीन से काम चला लेना चाहिए? मतलब इसमें 3 तरीका होता है कि अगर आपने डेली न्यूज़पेपर कर रखा है, सबसे अच्छा तरीका वही होता है। डेली न्यूज़ का मतलब है कि अगर महीने में आपने 25 दिन भी पढ़ा है, 20-22 दिन भी पढ़ा है, 22-23 दिन पढ़ा है, तो वो मान के चलो कि न्यूज़पेपर आपने ठीक कवर कर रखा है ठीक-ठाक। अगर इतना आपने कर रखा है तो सबसे आइडियल तरीका यही होता है। जिससे डेली नहीं हो पा रहा है वो फिर मंथली कर सकता है, जो मंथली करंट अफेयर्स मैगज़ीन आती हैं। जिसने मंथली भी नहीं किया है तो फिर साल भर का जुगाड़ करके आता है, जैसे 365 टाइप का। तो ये 3 तरीके होते हैं, उसमें सबसे अच्छा अप्रोच मैं मानता हूँ कि डेली न्यूज़पेपर है। सेकंड बेस्ट है उसमें आप मंथली मैगज़ीन कर लीजिए, और थर्ड बेस्ट क्या, लास्ट ऑप्शन यही है कि आप कोई कंसाइज़ आपको मिल जाए चलता-फिरता, तो आप वो कर लीजिए। तो तीनों में आपके पास जैसा समय है और उस हिसाब से आप देख लीजिए। जैसे इंटरव्यू देने गए होंगे, बहुत से आपके ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उन क्वेश्चनों का कैसे सामना किया, जरा ये भी बताएं। मतलब मैं अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाता हूँ सीधे माफ़ी माँग लेता हूँ कि उनको भी पता है। क्वेश्चन रहते होंगे हाँ, ऐसे। और जो घुमाने वाले, मतलब अगर वो मेरे से ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब पूछते हैं, तो उनको हैंडल करने की कोशिश करता हूँ जितना कर पाता हूँ। अगर वो फैक्चुअल क्वेश्चन कैसा पूछ लेते हैं, कोई घुमाने वाला जो मैं सुना ना हूँ, या कोई साइंस का क्वेश्चन, कोई टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं या वैसा कुछ, तो मैं सीधे माफ़ी मांग के निकल लेता हूँ। अगर उन्होंने कोई सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जो हमारे लीगल सेटअप, उससे दायरे में रहते हुए जो अगर बन सकता है बेस्ट ऑप्शन मुझे जो नज़र आ रहा है, वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो यही अप्रोच होती है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि ये जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो लोग पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, और एग्ज़ाम हॉल से बाहर जब निकलते हैं तो यही कहते हैं कि हमें आ तो रहा था लेकिन मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाए पूरे। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? उसका सबसे आसान जुगाड़ यही है कि आप दबा के टेस्ट लिखिए और प्रैक्टिस करिए कि आप अगर 3 घंटे में आपको ख़त्म करना है तो टेस्ट में आप 3 घंटे में 5 मिनट पहले कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे 5 मिनट साइन कराना ये सब, कभी ठंडी में मेंस हो गया तो वहाँ हाथ चलना काम नहीं करता है, तो ये सब दिक्कतें आती है। कभी मान लो टॉयलेट लग गया तो वहाँ भी जाने पड़ता है,
तो वो सारी चीज़ें होती हैं। कहने मतलब का 5 है कि मिनट, हाथ गर्म करते हाँ, हैं। 5 मिनट पहले ही आप प्रैक्टिस करके जाइए कि फिनिश करना है। और एक कोशिश ये होनी चाहिए ना, कई बार हम फँस जाते हैं, जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आ रहा होता है, उसमें सारा ज्ञान उड़ेलने की कोशिश करते हैं और बाद में हमारे पास जो ठीक-ठाक आ रहा होता है, उसके लिए कुछ नहीं लिखते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि थोड़ा एवरेज ही अगर वो हो रहा है, तो अगला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि एग्ज़ामिनर बहुत प्रभावित आपसे नहीं होने वाला है कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा कर रखा है, बाद में 2-3 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको हर क्वेश्चन को एक लिमिटेड टाइम ही देना चाहिए, तो उससे मैनेज हो जाती चीज़ें। अच्छा, तो प्रीलिम्स को लेकर के, मेंस को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के मोस्टली चीज़ें आपने देखिए क्लियर कर दी हैं। सब कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें अभी आपका इंटरव्यू हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है, आईएएस बनने के बाद भी छोड़नी पड़ेंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन भाई वहाँ भी तो कुछ चीज़ें पूछनी है अभी सारी चीज़ें थोड़ी पूछ लें। क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड हाँ। पूछ लेते हैं चलिए कि मतलब अब देखिए आपका रिजल्ट आने वाला है तो घबराहट होती है बहुत से लोगों को, तो इस घबराहट से कैसे बचे, क्या लग रहा है? मतलब एक घबराहट दूर करने ही आया था मैं यहाँ पे और यही खाना-वाना बनाया और शाम का टाइम निकाल दिया पूरा दिन भर। आज कुछ लोगों ने हल्ला उड़ा दिया था कि रिजल्ट आने वाला है, तो इसी चक्कर में यहाँ बैठ के दिन निकाल दिया। फिर शाम में प्रोग्राम बना खाना खाने के बाद कि बकैती करते हैं बैठ के। तो यही करते हुए ऐसे ही मतलब दोस्तों के पास चले जाइए, टाइम बिताइए 2-4 दिन। 2-4 दिन में ही आ जाता है रिजल्ट। तो उतनी एंग्जायटी सबको होती है, चाहे वो सिलेक्टेड हो, नॉन सिलेक्टेड हो। कोई बता देता है, कोई छुपा लेता है, बस इतना ही फ़र्क है। तो बहुत बहुत बधाई आपको और उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ रहा है और यहाँ बैठे हैं हमारे साथ फिर से, इस बार आईपीएस के रूप में नहीं, आईएएस के रूप में बैठे हैं। ठीक है? हाँ, तो आप बताइए सर। मतलब अभी तो मैं धन्यवाद ही कहूँगा, उससे ज़्यादा आगे पीछे कहने की स्थिति में हूँ नहीं मैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए धन्यवाद। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.